सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और हाल में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। पिछले वर्षों में हरियाणा ने अतुलनीय प्रगति की है, जो कि नए और जीवंत राज्य के उदय तथा एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी आधारित शासन प्रणाली के साक्षी है। सरकार ने सामाजिक और भौगोलिक समावेशता के लिए काम किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, राज्य के सभी क्षेत्रों का बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के विकास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2047 तक के अगले 2 दशक अमृत काल के हैं। इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव हमें सामूहिक प्रयासों और ठोस कार्य योजना से रखनी होगी। वृत्त आर्थिक मापदंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1% रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई। राष्ट्रीय विकास की तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि का अर्थ है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष की जीएसडीपी की हिस्सेदारी में वर्ष 2014-15 में 3.5% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7% होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या का अनुपात जो लगभग 2% है, उससे कहीं अधिक है। हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद, राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023 में 8% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,000 रुपए से बढ़कर 2023-24 में 1,85,854 रुपए अनुमानित है। ये वृद्धि 114% है, जबकि हरियाणा में ये वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपए से वर्ष 23-24 में 3,25,759 रुपए होने का अनुमान है, जो कि 114% के मुकाबले 121% की वृद्धि है। हरियाणा इसमें अग्रणी है। सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना। 23-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी अर्थात सेकेंडरी क्षेत्र में 29.3% अनुमानित है। 23-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित तृतीयक यानी टर्शरी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6% और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1% अनुमानित है। 23-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6%, 6.3% और 13.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा अनुमान आपके सामने रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़, मैं आंकड़ों में दशमलव के आंकड़े बोलने से थोड़ा समय बचेगा, इसलिए पूरे राशि बोलूंगा। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए
पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 23-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94% की वृद्धि है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 9 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, शेष 30 घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 13 से 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपया रहा। इस तरह 963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो कि डबल से भी अधिक है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ रुपए के 27.4% कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपया कम हो गया, जो लगभग 17,000 करोड़ रुपया हमने ये कम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत
उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षित कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर आधार पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसानों को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में यह सहायता भूस्वामियों को दी जाती थी। ई क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जा गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन का बढ़ावा देने के लिए हमने दृश्या के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। 100 किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पराली जलाने की रोकथाम, प्रदूषण को कम करने में भी किसानों की सहायता करने के लिए 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1,56,000 किसानों को पंजीकरण कराया। 23-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों में वितरित की गई। पराली जलाने के मामले 67% कम होकर 2303 हो गए हैं। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मैं संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक प्रशिक्षण, जर्म प्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटानिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए, चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा के हैं। देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% है। राज्य का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1,098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.5 गुना है। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा
सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और उनकी सेवाएं शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। मत्स्य पालन इसको बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। सहकारिता अध्यक्ष महोदय, सरकार ने व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति अर्थात सीएम पैक्स नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सीएम पैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, भंडारागार, बीमा और अन्य ग्रामीण आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सीएम पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो समय पर वापस देते हैं ब्याज तो 0%। जो समय पर नहीं देते हैं, मैं समय पर नहीं देते उनकी बात कर रहा हूं। जिनका जो डिफॉल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। बात कही है, आज एमएसए क्यों लगा दिया शांति प्रिय किसानों पर आपने? आज जो बात हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। बजट का सेशन मैं पूछ रहा हूँ जी, आपने किसानों की बात करें ना, आप मालूम नहीं, किसानों की बात करें, मुझे मालूम नहीं और क्या सोच रखा आपने, क्या नहीं सोच रखा, लेकिन बजट के बिंदुओं पर बैठे हैं आप बजट के बिंदुओं पर बात करें हुड्डा जी। बजट का एक नॉर्म्स होते हैं। आज बजट की विषय की चर्चा हो रही है, इसलिए उस बिंदु को रख रहा हूं मैं। नहीं, किसान की बातें अभी चल रही हैं, किसान की बातें चल रही हैं। किसान जितना प्यारा आपको है उससे ज्यादा प्यारा मेरे को है। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। ऐसा है कि कल बहुत चर्चा हो रही है विश्वास प्रस्ताव, अच्छा तो इसी कल इसी पर चर्चा मैं एक योजना, एक किसान के हित में एक योजना बताई है, वो आपको या तो पच नहीं रही है या आपको मंजूर नहीं है। अपनी अच्छी योजनाओं की सराहना करना सीखें। मैं तो जो लोग ऐसे हैं जो समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं और ये पहले भी लेके आए हैं, हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफॉल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है तो उनको ऋण भी यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है। वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी, 5,47,900 किसान हैं और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक
ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। एक मुख्यमंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। वर्ष 23-24 में 126 करोड़ रुपए मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात ऑर्डर ये मिले हैं। किसानों को मूल्य संवर्धन के माध्यम से सहायता करने के लिए रादौर में हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र ये स्थापित किया गया है। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में एक मेगा फूड पार्क ये स्थापित किया जा रहा है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 5,449 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 38.9% की वृद्धि है इसे एक वर्ष में। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र इसका विस्तार करने के लिए कई उपाय किए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एवं संबंधित पेंशन जो वर्ष 2014 में 1,000 रुपया मासिक थी, अब बढ़कर 3,000 रुपया प्रति माह हो गई है। वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कुल 1753 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो कुल बजट परिव्यय का मात्र 3.2% था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1753 करोड़ के मुकाबले 10,971 करोड़ रुपया हो गया है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है, लगभग डबल। दिसंबर 2014 में ये लाभार्थियों की संख्या 22.62 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है। ये भी 1.5 गुना हो गई है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित इनको भी पेंशन देने का फैसला किया है और इनको भी प्रोएक्टिव मोड में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से क्रियान्वित करके ये सुविधा लाभार्थियों के घर द्वार तक पहुंचाई गई है। प्रोएक्टिव मोड के माध्यम से पिछले 18 महीनों में 2.14 लाख से अधिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो पिछले एक वर्ष में 5,940 से अधिक दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पहचान की गई। सरकार का अगले 3 महीनों में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा बहनें, निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर, 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ये नहीं दिया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। मैं ऐसे पेंशनधारियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल योग 3,000 रुपये प्रति माह या समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जाए, ताकि वो कमी को पूरा कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भविष्य में दिव्यांग बच्चों के स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, ताकि ऐसे बच्चों की उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 स्कूलों के लिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गरीब परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर दयालु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 23-24 में अब तक 8,067 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना
डिफॉल्ट वाले बिजली उपभोक्ता इनके लिए शुरू की थी, जिसमें डिफॉल्ट करने वाले सबसे गरीब परिवार डिफॉल्ट राशि की छूट के पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष तक है। जो डिस्कॉम के घरेलू उपभोक्ता हैं या थे, जिनकी बिजली की औसत मासिक आय पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट प्रति माह तक है, वे 2 या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए डिफॉल्टर हैं। इस योजना के तहत जनवरी 24 तक 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। सरकार ने सबसे गरीब परिवारों के आय को कम से कम 1,80,000 रुपए प्रतिशत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये शुरू की गई है। मेले लगाए गए, इसमें 89,000 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए, 50,000 से अधिक ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 38,568 ऋण ये वितरित किए जा चुके हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हरित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। वर्तमान में 1050 खुदरा दुकानें खोली गई हैं। 686 दुकानें सरकार द्वारा किए गए मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। 396 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा हैं। हरियाणा भर में हरित स्टोर के माध्यम से कुल 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। मैं वर्ष 2024 में इसके अतिरिक्त 1000 नए हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना, एब्रीवेशन में इसका नाम रखा है हैप्पी, की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। चिरायु आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नवंबर 2022 में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को प्रदान किया गया है, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है। वर्तमान में 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। 22-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपए की सहायता ये प्रदान की गई थी। वर्ष 23-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुझे यकीन है कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम सभी गरीब परिवारों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और जरूरत के समय उनके स्वास्थ्य की देखभाल का पूरा खर्च ये सरकार पूरा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में पवित्र मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे ये वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादन और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। इनका बिजली का बिल कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी ये प्रदान की जाएगी। मैं ऐसे 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है, के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष से 13.5% की वृद्धि
करके 10,521 करोड़ रुपए बजट का अनुमान पिछले वर्ष था, उसमें 13.5% की वृद्धि की जाती है। युवा सशक्तिकरण। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000, इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम सेवा योजना युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारी के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। अध्यक्ष महोदय, फरवरी 2024 में हमने वन मित्र योजना ये शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता प्रतिवर्ष 1000 पौधों तक के संरक्षण के रूप में 4 वर्ष कार्य करेगा, ताकि वे पौधे पेड़ बन सकें। बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पर्यावरण स्थिरता में सहायक सिद्ध होगी। ये युवा अपने गांव में जमीन को चिन्हित करके जो सार्वजनिक स्थान है अथवा निजी भूमि पर भी पेड़ लगा सकेंगे, ताकि वृक्षों का उसमें बढ़ावा हो सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को रोल पर लिया है। 18,000 नई नियुक्तियां की हैं, जो नियुक्त कार्यबल से योगदान दे रहे हैं। एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कार्यबल को सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिल रहा है, जिससे कार्य के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। एचकेआरएन सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में विदेशी प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जनवरी 24 में इजरायल में निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्लेसमेंट के अवसरों को लाभ उठाने के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यमुनानगर जिले के प्रतापनगर और पंचकुला जिले के कणौली में खोले गए नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष दाखिले शुरू हो गए थे। 6 नए राजकीय आईटीआई का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के सोहना, सेक्टर 18 सिकरोना, तिगांव, जिला महेंद्र के सेलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है। वर्ष 24-25 के दौरान 6 नए आईटीआई सिरसा जिले के जीवननगर, हिसार के सिसाय, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और बसंतपुर तथा करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से सुपर 30 उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का लक्ष्य 6 महीने के पाठ्यक्रम के लिए सघन चयन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन व्यावसायिक विचारों और कौशल वाले 30 प्रतिभागियों का चयन करना है। पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है या अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए तक है। ये परियोजना वर्ष 2024-25 में भी चालू रहेगी। वर्ष 24-25 में युवा क्षेत्र को नहीं चालू हो जाएगी, अभी चालू हुई नहीं है, चालू अब हो जाएगी 24-25 में। 24-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1349 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थाएं।
सरकार के तीसरे टियर यानी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता के सिद्धांत के समावेश के लिए हमारी सरकार समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं को एक परिभाषित फार्मूले के आधार पर यानी राज्य के स्वयं के कर राजस्व यानी एसओटीआर के 7% और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर और इसी तरह केंद्र राज्य हस्तांतरण की तर्ज पर धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आवंटन स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं ने सौंपे गए कार्यों की प्रकृति व प्राथमिकता स्वयं निर्धारित कर सकती है। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 24-25 के लिए ये प्रावधान 2968 करोड़ रुपए का है, जो लगभग 20% की वृद्धि की गई है। जिला परिषदों के 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है ताकि वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल सकें। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेवारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। जिला परिषदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के चौपालों की मरम्मत के लिए धन की मांग है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन चौपालों का सही रखरखाव और प्रयोग हो, मैं राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इन चौपालों की मरम्मत की मांग ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है या जनसंवाद कार्यक्रम में उठाई जा सकती है। 59 ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि की है। मानदेय को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार ने 10,000 और इससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हापर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है। इन्हें ड्राइवर कम वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 उससे अधिक आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संगठित और संस्थागत प्रणाली से गांव स्वच्छ होंगे। 2024-25 में मैं अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी आबादी 7,500 से ऊपर हो गई है। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 6,213 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11% की वृद्धि है। शहरी विकास पंचायती राज संस्थाओं की तरह सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति आधार पर धन हस्तांतरित किया जाता है। वित्त वर्ष 23-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2,001 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और 24-25 के बजट में 2,428 करोड़ रुपए की राशि का निर्धारित की गई है। जो नगर पालिकाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें समय समय पर अनुदान के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के माध्यम से व्यय के लिए वित्तीय प्रव्यय के अतिरिक्त है। इसमें वित्त वर्ष 24-25 में 900 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया है जिनमें नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों की कमी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नई नियमित की गई कॉलोनियों के विकास को गति देने के लिए
430 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की पहले मंजूरी दे दी गई है और वर्ष 24-25 में विकास कार्यों में और तेजी आएगी। सरकार इन सभी कॉलोनियों में सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 2 वर्षों में इन दायित्वों को पूरा करेगी। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 24-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर मैं नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देय में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों की आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव करती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक सभागार ऑडिटोरियम के बनाए जाएंगे। सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका के सहयोग से इन सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य किया जाएगा। नगर एवं ग्राम आयोजना टाउन कंट्री प्लानिंग बाहरी विकास शुल्क यानी ईडीसी की पुरानी लंबित देय राशियों की वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी। यह योजना अत्यंत सफल रही है। इसमें 286 लाइसेंस धारकों ने 31 जनवरी 2024 तक 2666 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई है। मैं इस योजना को 30 सितंबर 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि शेष लाइसेंसधारी भी योजना का लाभ उठा सकें। महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की शुरुआत गुरुग्राम में जीएमडीए से शुरू की गई थी। इसके बाद 3 ऐसे अन्य प्राधिकरण फरीदाबाद एफएमडीए, पंचकुला पीएमडीए और सोनीपत एसएमडीए स्थापित किए गए हैं। हिसार के लिए एचएमडीए की स्थापना प्रक्रियाधीन है। बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 वर्षों में 3400 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। सोनीपत और पंचकुला महानगर प्राधिकरणों ने हाल ही में काम शुरू करना शुरू किया है। उम्मीद है कि हिसार महानगर प्राधिकरण शीघ्र काम करना शुरू कर देगा। मैं सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को भी 100 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ये राजस्व का स्थायी स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में शहरी क्षेत्र के लिए 5,980 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 4,323 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38%, ये थोड़ा मुझे 38 हो जाता है, ठीक है, 38% की वृद्धि है। 1600, ठीक है। सभी के लिए आवास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने पिछले साल एक नई योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी जाएगी। ये राशि आंशिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा
अपने आवास दायित्वों के तहत प्रदान की जाएगी और राज्य बजट से भी आंशिक रूप से पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया, मैं ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 1 लाख रुपए तक की राशि का लाभ देगी, ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद का प्लॉट गांव में खरीद सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,000 के लगभग मकानों का लक्ष्य, ये 1154 मकान निर्माणाधीन है। इसको लेकर के सब पूर्ण हो जाएगा। लाभार्थियों को 389 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ये वितरित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियां के आधार पर वर्ष 23-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिसंबर में नई दिल्ली में 7 खेलों के लिए इसका आयोजन किया। खेलों में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 105 पदक जीतकर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया। मैं पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 24-25 में मुक्केबाजी कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया। स्पीड क्लाइंबिंग ऐसा खेल है जो पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेल आयोजनों में से एक है। मैं राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। मैं वर्ष 24-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 432 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.83% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक वैश्विक ज्ञान समाज के विकास के लिए मूलभूत आधार प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में सीखने की दक्षता में सुधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों में से एक है। निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। अब तक मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया। मैं शिक्षण 2024-25 में इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन शिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा। मैं उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह कॉलेज गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा। मैं सभी सरकारी आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ई पुस्तकालय छात्रों को ज्ञान के भंडार तक पहुंच प्राप्त करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे। सरकार ने 16 जनवरी 2024 को मुफ्त छात्र परीक्षण सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है। ये योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खंड में लागू की जा रही है और इसका विस्तार अन्य खंडों में भी किया जाएगा।
कॉलेज के विद्यार्थियों को रोजगार सक्षम बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों में 50 से अधिक रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों ने छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का प्रस्ताव है कि महाविद्यालयों, बहुतकनीकियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संस्थानों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 18,344 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरोगी हरियाणा योजना, इसके अंतर्गत अंत्योदय परिवारों के 40 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लैब टेस्ट किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा वर्ष 2023 में प्रयोग के आधार पर 2 विभागों के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। अब इसका विस्तार करके 1 जनवरी 2024 से सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की जेब पर स्वास्थ्य देखभाल के व्यय का भार कम करना है। इसके लिए अब तक 556 सूचीबद्ध अस्पतालों को शामिल किया गया है और 1340 उपचार पैकेजों को इस योजना के पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। ये सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा और उनके परिवार की स्वास्थ्य देखभाल लागत को वहन करने में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। पिछले साल चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया था जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1,500 रुपए नाममात्र वार्षिक भुगतान करना होता है। मैं अब चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5,000 रुपए से अधिक 5,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हरियाणा अपने नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में निवारक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है। मैं वर्ष 23-24 में पंडित भगवान शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक द्वारा किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है और शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हरियाणा के मरीजों को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण को इलाज की अपेक्षा रोगों की रोकथाम की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। इसके लिए वर्ष 2024 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में बाह्य रोगी देखभाल यानी ओपीडी शुरू की है। इस संस्थान का निर्माण वर्ष 2024-25 में पूरा होने की उम्मीद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हरियाणा ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दे दी है। वर्ष 24-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ईएसआई डिस्पेंसरी शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 24-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 7,731 करोड़ रुपए के संशोधन अनुमानों की तुलना में 23.89% की वृद्धि है। नारी शक्ति। अध्यक्ष महोदय, सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता।
हरियाणा की महिलाओं ने खेल और लोक प्रशासन में